हाय एवरीवन। हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर हिंदी भाषा का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो आज हमारी क्लास है, तीसरी क्लास है, और ये क्लास है हिंदी भाषा के विविध आयामों के ऊपर, जैसे राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, बोली है, और इसके जो सामाजिक और राजनीतिक है, संरचनात्मक जो भूमिकाएं हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। समाज और राजनीति में भाषा की जो कार्यात्मक भूमिकाएं हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इकाई की जो भाषाएं हैं, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, इनके बारे में या तो मिलान वाले क्वेश्चन पूछता है या फिर एक कोटेशन देके पूछेगा, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड है, लेकिन ये काफ़ी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे हम जानते हैं, राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जानते हैं राजभाषा क्या होती है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। स्टूडेंट्स, जो राजभाषा है ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पूछा गया है कि राजभाषा हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। तो कई जो फ्रेशर होते हैं या जिसने अभी अभी एमए पास आउट किया होता है, तो कई बार ध्यान नहीं रहता, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, जबकि अंग्रेजी का उपयोग तब तक मान्य है जब तक हिंदी पूरी तरह स्वीकार्य नहीं हो जाती। मीन्स सभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारी जो हिंदी के आर्टिकल हैं 343 से 351, जिसमें हिंदी की स्थिति के संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया गया है। तो जो हिंदी हमारी है वो राजभाषा है, और जब 1950 में संविधान बनाया था उसके साथ साथ अंग्रेजी को भी स्वीकार्य किया गया था। तो तब से लेके अब तक अंग्रेजी भी साथ साथ में चल रही है। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मीन्स जैसे इसके अंदर ही छुपा हुआ है शब्द राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ अपनी बात करने के लिए, अपना कम्युनिकेशन करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखो आप यहाँ पे आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं। तो देश के बहुसंख्यक लोगों और विस्तृत भूभाग की भाषा होती है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण स्वतः विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। तो मीन्स बहुत सारे जो लोग हैं एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो राष्ट्रभाषा होती है। उसके बाद आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जैसे एक सेतु से मिलकर दूसरे सेतु पर ये बीच का जो काम करती है, तो ये क्या है? संपर्क भाषा। दो विभिन्न भाषाओं के बीच का संवाद है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है, जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे हमारी स्थानीय भाषा होती है उसको भी हम संपर्क भाषा बोल सकते हैं। उसके बाद है भाषा और बोली के बीच की विभाजक रेखा। विभाजक मीन्स भाषा में क्या इंपॉर्टेंस है और बोली में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में। भौगोलिक क्षेत्र क्या है? यह एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है। कौन? भाषा। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, और इसका क्षेत्र बड़ा होता है। बोली का क्षेत्र क्या होता है? कुछ सीमित होता है और स्थानीय होता है। इसकी शाखाएं हैं, इसका कर्म है। भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां, और बोली के अंतर्गत केवल एक ही बोली होती है, जैसे अवधी के अंतर्गत बैसवाड़ी आ जाती है, ये इसकी उपबोली है। फिर आता है आपका पारस्परिक बोधगम्यता। दो अलग अलग भाषाओं के बीच समझ संभव नहीं है। मीन्स जो पारस्परिक बोधगम्यता होती है वो भाषा में, जैसे हिंदी और तमिल बोलने वाले एक दूसरे को नहीं समझ सकते। इसमें थोड़ी डेफिशिएंसी ये हो जाती है भाषा के अंदर कि जैसे अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी का थोड़ा कम ही होता है और तमिल में तो ना के बराबर ही है, तो उनको बोलने में ये भाषा थोड़ी समझ नहीं आएगी। लेकिन बोली क्या होती है? इसमें एक ही भाषा की विभिन्न बोलियों के बीच समझ संभव हो जाती है। तो बोली में जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं वो क्षेत्र वाइज हम उसे समझ सकते हैं। जैसे कन्नौजी और अवधी बोलने वाले एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो इसमें बोली की ये एक विभाजक रेखा बन जाती है। स्वरूप क्या है इसका? इसका एक निश्चित और मानक रूप होता है। क्यों? क्योंकि भाषा क्या होती है? हमारी भाषा स्टैंडर्ड होती है, इसका एक मानक होता है। इसमें जो हमारे विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उनके अनुसार जो मानी गई है और जो हम संपर्क जिससे करते हैं या अपने जो लिखित रूप में आ जाती है वो हमारी भाषा बन जाती है। लेकिन जो बोली होती है इसका कोई मानक रूप नहीं होता है, यह सिर्फ बोलचाल तक ही सीमित रहती है, इसमें कोई साहित्य भी नहीं होता है। तो ये एक
भाषा और बोली का कुछ छोटा छोटा विभाजक एक रेखा होती है। उसके बाद देखिए हिंदू और उर्दू के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। हिंदू और उर्दू की के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम। उर्दू क्या होता है? उर्दू हमारी अरबी फारसी शब्दों की इसमें अधिकता होती है और फारसी लिपि में ये लिखी जाती है। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और संस्कृत में शब्दावली का इसमें प्रयोग है। दोनों का जन्म खड़ी बोली से हुआ है, समान व्याकरण है और संज्ञा शब्दों का ही प्रमुख अंतर रहा है। ये दोनों क्या हैं? परस्पर बहने हैं। वस्तुतः उर्दू को एक अलग भाषा नहीं है, यह खड़ी बोली की ही एक शैली है। उर्दू क्या है? खड़ी बोली की ही शैली है। उर्दू और हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उर्दू के ही शब्द हिंदी में आए हुए हैं, उसी से इसका उत्पत्ति हुई है। तो ये इसमें हम मान सकते हैं, दोनों में समझने के लिए है बस ये। अब देखिए फ्रेंड्स, भाषा का क्या होता है? क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें साहित्य भी रचा जाता है, सारी चीज़ें समझ के की जाती हैं, संवैधानिक काम भी होते हैं इसमें। तो भाषा का क्षेत्र क्या विस्तृत है। जैसे हिंदी भाषा है, इसके अंतर्गत 18 बोलियां हैं। भाषा के बाद क्या होता है? जैसे पहले बोली होती है, जिसमें इसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित होता है, जिसमें हम स्थानीय या दो चार थोड़ा सा इलाका लेकर के थोड़े से क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर लोग बोलते हैं। एक ही छोटा एरिया होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है बोली का, और इसमें कोई साहित्य की रचना भी नहीं होती है। तो जैसे अवधि बोली है। और उपबोली क्या होती है? जो स्थानीय क्षेत्र है, जैसे बैसवाड़ी है, उपबोली किसकी? अवधि की। अवधि भाषा की बैसवाड़ी उपबोली होती है। तो ये बिल्कुल माइनर ही क्षेत्र में बोली जाती है। वहाँ के लोग ही एक दूसरे से अपने दिनचर्या के चर्चा करते हैं या अपने ही विचार इधर उधर करते हैं, वो होती है आपकी उपबोली। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक बोली के अंतर्गत कई भाषाएं नहीं हो सकती हैं। उसके बाद है खड़ी बोली का विस्तार। खड़ी बोली कैसे बनी है? खड़ी बोली में उर्दू की भी रेखाएं मिली हुई हैं, रेखता की भी मिली हुई हैं, दक्षिणी की भी मिली हुई हैं और हिंदुस्तानी की भी मिली हुई हैं। इन सबको मिलाकर आपकी ये खड़ी बोली बनी है। तो ये खड़ी बोली केवल एक शैली नहीं, बल्कि 4 विविध रूपों का स्रोत है। उसके बाद आता है उर्दू का ऐतिहासिक सफर, कि उर्दू की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रारंभ में हिंदू और मुसलमान दोनों की ही इस बोली को अपनाए हुए थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस बोली में अपना आचार विचार बातें करते थे। फिर उसके बाद है कालांतर में, मतलब उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेजों ने उर्दू को मुसलमानों की बोली और हिंदू को हिंदुओं की बोली कहकर इनके प्रति भाषाई वैमनस्य बो दिया। मीन्स कह दिया कि नहीं, हिंदी वाले ही क्षेत्र वाले ही बोलेंगे, उर्दू को मुसलमान ही लोग बोलेंगे, ऐसा उन्होंने डिवाइड कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, उर्दू और हिंदी सेम ही है। उसके बाद क्या है? साहित्य। ये एक छोटा सा कोटेशन सी है, कोटेशन नहीं, ये एक रचना है। बागो बहार, जो 8वीं शताब्दी की है, उर्दू की पहली पुस्तक है ये। और ये उर्दू में फिर प्रसिद्ध शायर और लेखक देखिए आप उर्दू के, ये कौन कौन से हैं? जोक है, जफर है, दाग गालिब है, साहिर है, लुधियानवी है, कृष्णचंद्र है, राजेंद्र सिंह बेदी है, फिराक गोरखपुरी है। ये कुछ उर्दू के राइटर हैं। अभी इसके बारे में आता है रेखता वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि रेखता का क्या मीनिंग है। तो ये लिखा भी हुआ है। रेखता का शाब्दिक अर्थ होता है गिरी हुई मतलब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे उर्दू की एक शैली ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तित हुई है। गिरना मतलब चेंज होकर, रेखता से जो बदली है वो फारसी का ही रूपांतरण हुआ है। तो पहले क्या होता था? संस्कृत नाटकों में जो अशिक्षित पात्र होते थे, सेवक और दास दासियां होते थे, उस भाषा को यूज करते थे। उसके बाद इसके द्वारा कौन सी भाषा बन गई? प्राकृत भाषा चेंज हो गई, है ना। तो जो पहले समाज के लोग थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे और आम बोलचाल की भाषा में जिसको यूज करते थे वो रेखता है। उसके बाद वो चेंज होकर प्राकृत भाषा में बन जाती है और आम बोलचाल के लिए फारसी शब्दों को सरल करके बनाई गई भाषा है। मीन्स फारसी के जो शब्द थे वो जनसाधारण जिस बोली को प्रयोग करता था उसको हम ये बोली बोल सकते हैं। भाषा का जीवंत रूप, इसमें क्या है? देखिए, भाषा के ऊपर हमने ताज पहना दिया है, क्योंकि एक भाषा ही होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। भाषा से क्या हो सकता है? जिससे राजभाषा और संपर्क भाषा के कार्य भी आराम से हो सकते हैं। ये हमारी प्रशासनिक और सांस्कृतिक भूमिका रूप में का भी निर्वाह करती है। एक बोली, ये देखिए, एक विशेष बोली है, उसका एक क्षेत्र सीमित होता है और जब वो एक स्टैंडर्ड रूप ले लेती है तो वो भाषा बन करके उभरती है और उसमें साहित्य की रचनाएं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद
सामाजिक साहित्यिक शैलियाँ क्या हैं, उर्दू और रेखता जैसी नई शैलियों का भी निर्माण इससे होता है। तो भाषा क्या होती है, स्थिर नहीं होती है, एक बोली के समय के साथ मानक भाषा का रूप ले सकती है, जो आगे चलकर राष्ट्र की राजभाषा बन सकती है और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण उर्दू जैसी नई शैलियों को जन्म दे सकती है। तो भाषा वाला टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए लास्ट में क्या है, सारा कंक्लूजन जो हमने पढ़ा है उसका क्या निकलेगा। हमने राजभाषा के बारे में देखा, राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ा। राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत है, जबकि राष्ट्रभाषा जनता द्वारा स्वतः अपनाई जाती है। ठीक है। संपर्क भाषा क्या होती है, यह दो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद का मुख्य सेतु होती है, दो भाषा भाषियों को आपस में कनेक्ट करती है। भाषा और बोली क्या होती है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, मानक होता है। बोली का जो क्षेत्रीय होती है, उसमें पारस्परिक बोधगम्यता होती है। खड़ी बोली का विरासत हिंदी, उर्दू और रेखता अलग अलग भाषाएं नहीं, बल्कि एक ही खड़ी बोली की विभिन्न शैलियां होती हैं। तो ये सभी हमारा आज भाषा के बारे में था। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एकता का स्वर मीन्स कोटेशन आ जाएगी और पूछा जाएगा कि ये वाली कोटेशन किसने दी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी की। अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अंतर्जों का हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्र भाषा हो सकती है। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ कोटेशन है। अभी देखिए, मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा मीन्स हिंदी समझने और बोलने लग जाएं। ये बात है महर्षि दयानंद सरस्वती ने बोली है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। ये फादर कामिल बुल्के ने इस कोटेशन को बोला है। उसके बाद आता है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के बारे में भी 2-3 कथन हम जान लेते हैं। संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी है। यह किसने बोला है, सर आइजैक पिटमैन ने। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई, ये किसका है, आचार्य विनोबा भावे का। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, राहुल सांकृत्यायन का। ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो देवनागरी की वैज्ञानिकता ही हिंदी की व्यापक स्वीकार्यता का मूल आधार है। तो ये कुछ कोटेशन है, इनको आपको पढ़ के जाना है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में और यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए और उसका मटेरियल होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2-3 चीज़ें हैं तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लेंगे। बस थोड़ा सा पढ़ते रहना है ना। दिन में कोई एग्जाम नियर बाय है तो ज़्यादा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूसली रखनी है आपको। अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर रहे हैं, आप बार बार हार्ड वर्किंग भी हैं, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करेंगे, जो भी आपने गोल बनाया है। तो बड़ा सोचिए, हार्ड वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना सक्सेस लीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।